तो चलिए हम लोग मोशन चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी है। स्पीड एंड वेलोसिटी को डिस्कस करने से पहले एक बार मैं रिकॉल कर लेता हूं कि हम लोग लास्ट वीडियो में किन किन टॉपिक को डिस्कस किए थे। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया था। बेसिकली डिस्टेंस जो थी वो लेंथ ऑफ द पाथ थी एंड डिस्प्लेसमेंट जो था वो दो पॉइंट्स के बीच की शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस थी, जो भी दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल होगी। उसके साथ साथ हम लोगों ने कंपैरिजन किया था कि किसी भी रूट पे अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वहाँ हमेशा डिस्टेंस जो होगी वो डिस्प्लेसमेंट से या तो ज़्यादा होगी या तो उसके इक्वल होगी। ये एक जनरलाइज इक्वेशन आया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के साथ। अब यहाँ पे एक टर्म जो छूट गया था मैं उसको यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ, वेक्टर एंड स्केलर। वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटी बेसिकली ऐसी क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, उन क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। और ऑन अदर हैंड ऐसी क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी ये क्वांटिटीज सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती हैं, तो इन क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। जैसे डिस्प्लेसमेंट is a vector quantity and distance is a scalar quantity। इसके लिए इसको डिस्कस करने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट A से पॉइंट B तक पहुंच रहा है। सपोज ये कोई पाथ कर्वेचर पाथ को फॉलो करता हुआ पॉइंट A से पॉइंट B पर पहुंच रहा है। तो पॉइंट A से पॉइंट B पर पहुंच रहा है तो इस पाथ की जो लेंथ होगी वो डिस्टेंस के इक्वल होगी। हमें ये नहीं पता था कि पाथ कैसा है, हो सकता है ये पाथ इस तरह से जा रहा होता या हो सकता है कि ऑब्जेक्ट को पाथ कुछ इस तरह से मिल रहा हो। तो ऑब्जेक्ट को जो पाथ प्रोवाइड हो रहा है यानी नेचर जो पाथ का मिल रहा है उसी पाथ को फॉलो कर रहा है। तो इसके साथ साथ अगर पाथ की डायरेक्शन चेंज होगी तो यहाँ पे डिस्टेंस भी उसी के अकॉर्डिंग कवर होगी। तो यहाँ पे डायरेक्शन में का इंक्लूड यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस के साथ नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट अगर पॉइंट इनिशियल पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट बी है तो इनिशियल पॉइंट ए से फाइनल पॉइंट बी तक जाने वाली एक लाइन बनेगी और यही लाइन हमेशा डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कर रही होगी। तो ये डिस्प्लेसमेंट अगर देखा जाए तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही कवर हो रहा है। वो डायरेक्शन क्या है, A to B, जो कि एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस पाथ की लेंथ होने की वजह से वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस नहीं है डिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए, इसलिए इसको स्केलर क्वांटिटीज में रखा गया है। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पाथ की लेंथ होती है जो कि शॉर्टेज लेंथ होगी दो पॉइंट के बीच की, और ये जो लेंथ होगी वो हमेशा एक फिक्स डायरेक्शन में ही हो सकती है। तो इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल में दिखाया कि पॉइंट A से पॉइंट B तक का अगर डिस्प्लेसमेंट जाना है तो हमें इस लाइन की लेंथ को ही हमें इक्वेट करना होगा या फाइंड करना होगा। तो इस लाइन की लेंथ को अगर हमें फाइंड करना है या मूव करना है तो हमें यहाँ से यहाँ तक जाना होगा, जिसकी वजह से ये एक वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन कर रही होगी, इसलिए डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है। अब बात करते हैं हम लोग वेलोसिटी एंड स्पीड। बेसिकली स्पीड को हम लोग डिफाइन करते हैं पर यूनिट सेकेंड ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस को कवर कर रहा है, यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में ऑब्जेक्ट जितनी भी डिस्टेंस को कवर कर रहा होगा वो ऑब्जेक्ट की स्पीड को डिफाइन कर रहा होगा। यानी स्पीड को या फार्मूला अगर हम लोग यहां से बनाना चाहें तो ये फार्मूला हो जाएगा डिस्टेंस बाई टाइम। अगर यहां से हम यूनिट की बात करें तो डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। क्योंकि स्पीड डेरिवेटिव है डिस्टेंस का तो इसलिए यहाँ पे ये स्केलर क्वांटिटी होगी। अगर हम लोग वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी पर यूनिट सेकेंड कितना डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है उसके इक्विवेलेंट होगा, यानी
वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, ये चीज़ वेलोसिटी को डिफाइन करेगी। तो वेलोसिटी का यहाँ से फार्मूला अगर हम लोग बनाना चाहें तो वेलोसिटी का फार्मूला हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर यूनिट की बात करें तो यहाँ पर भी यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी मीटर होती है और टाइम की यूनिट सेकेंड होती है। लेकिन ये वेलोसिटी टर्म डिस्प्लेसमेंट से डिराइव हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। इसका मतलब है कि अगर हमें स्पीड को डिफाइन करना है तो सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन अगर हमें वेलोसिटी को डिफाइन करना है तो हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होगी। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस से बनता है स्पीड और डिस्प्लेसमेंट से बनता है वेलोसिटी। तो यहाँ पे ये रिलेशन वेलोसिटी और स्पीड के साथ भी होल्ड करेगा। किसी भी पाथ पे अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो स्पीड विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें आगे की टॉपिक्स की, तो हम लोग टाइप ऑफ वेलोसिटी एंड टाइप ऑफ स्पीड को डिस्कस कर सकते हैं। सिमिलरिटीज होगी दोनों में, और डिफरेंस सिर्फ एक बात का होगा कि यहाँ पे वेलोसिटीज वाले टर्म डिस्प्लेसमेंट से बनेंगे और स्पीड वाले टर्म डिस्टेंस से बनेंगे। तो अगर हम लोग टाइप्स ऑफ स्पीड की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली 2 तरह की स्पीड हो सकती है, या 2 तरह की स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स ऑब्जेक्ट जब तक मोशन करेगा, थ्रू आउट द मोशन स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विल रिमेन कांस्टेंट और विल रिमेन सेम। तो थ्रू आउट द मोशन अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड सेम है तो इस तरह के मोशन को हम लोग कहेंगे कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन कर रहा है या यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। जैसे अगर कोई कार थ्रू आउट द मोशन 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही मूव कर रही थी स्टार्टिंग से एंड तक, तो कार की जो स्पीड होगी वो यूनिफॉर्म स्पीड होगी। इस तरह का मोशन जो होगा वो यूनिफॉर्म मोशन होगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो अगर थ्रू आउट द मोशन किसी भी एक पॉइंट पर भी अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड फ्लक्चुएट कर जाए या स्पीड उसकी चेंज हो जाए, चाहे वो थोड़े से ही टाइम के लिए चेंज हो, तो इस तरह के चेंज होने की वजह से जो मोशन होगा उसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, और इस तरह की स्पीड को हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव कर रहा था, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाते हुए रास्ते में कोई सी पॉइंट मिला, ए पॉइंट पे उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर थी, लेकिन कोई पॉइंट सी मिला जहां पे बैरियर होने की वजह से उसने स्पीड को 20 किलोमीटर पर आवर कर दिया। देन अगेन बैरियर क्रॉस करने के बाद वो 40 किलोमीटर पर आवर से पूरे मोशन को कवर कर लिया। तो इसका मतलब है ए से पॉइंट सी तक वो 40 किलोमीटर की स्पीड से कवर किया, लेकिन पॉइंट सी पे बैरियर आ गया तो उसने स्पीड को डिक्रीज कर दिया, जिससे उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर हो गई। देन अगेन बैरियर क्रॉस हुआ तो वो फिर 40 किलोमीटर पर आवर से मूव कर गया। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि स्पीड एक बार चेंज हो गई है, तो इसके लिए हम लोग मोशन ए टू बी जो होगा, ए से बी तक का अगर कंप्लीट मोशन की स्टडी करेंगे तो इस कंप्लीट मोशन को हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव किया, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट पे स्पीड चेंज हो गई है, तो इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें मोशन ए टू सी तक, क्योंकि सी बैरियर था तो बैरियर तक आते आते बैरियर पर आने के बाद उसकी स्पीड डिक्रीज हुई थी, तो बैरियर से पहले तक की उसकी स्पीड कांस्टेंट थी। तो ए से सी तक भी उसकी स्पीड जो थी वो 40 किलोमीटर पर आवर थी, कांस्टेंट स्पीड थी, इसलिए ये ए टू सी तक का जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन होगा। इसी तरह से सी टू बी तक का जो मोशन होगा वो भी यूनिफॉर्म स्पीड से होगा। लेकिन अगर हम कंप्लीट मोशन की बात करें तो कंप्लीट मोशन जो होगा वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से हो रहा होगा। इसी तरह से क्योंकि अगर ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से हो रहा है तो फ्लक्चुएशन ज़रूरी नहीं है एक ही पॉइंट पे आए, कई सारे पॉइंट पे आ सकती है। तो हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि अगर कई सारे पॉइंट्स पे इस तरह के चेंजेस आ रहे हैं तो हम किस तरह से कंसिडरेशन लें। तो
इस तरह के कंसीडरेशन को लेने के लिए हम लोग एक एवरेज टर्म कंसीडर कर लेते हैं, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बेसिकली क्या है, मीन है, इसको मीन स्पीड भी बोल सकते हैं। यानी अगर ऑब्जेक्ट कोई मोशन ए टू बी कर रहा है, ए टू बी में 2-3 पॉइंट हमने कंसीडर कर लिए, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। सपोज पॉइंट 1 पे इसकी स्पीड एक बार चेंज हो गई v1, पॉइंट 2 पे इसकी स्पीड चेंज हो गई v2, पॉइंट 3 पे इसकी स्पीड चेंज होकर v3 हो गई, और यहाँ पे स्पीड इनिशियल स्पीड u थी और यहाँ पे पॉइंट बी पे फाइनल स्पीड v थी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट 1 तक आने पर उसकी स्पीड चेंज हो गई v से v1, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जाने पे उसकी स्पीड चेंज हो गई v1 टू v2, देन पॉइंट 2 से पॉइंट 3 तक आने पे स्पीड चेंज हो रही है v2 टू v3, एंड पॉइंट 3 से पॉइंट बी तक आने में अगेन स्पीड चेंज हो रही है v3 टू v। तो यहाँ पे क्या है, एक से ज़्यादा पॉइंट पे स्पीड चेंज हो रही है। एंड अगर हमें यहाँ पे जर्नी की कैलकुलेशन करनी है कि अगर a से b तक की, क्योंकि डिस्टेंस तो फिक्स है, अगर पाथ फिक्स है तो डिस्टेंस भी फिक्स हो गया। तो सपोज हमने यहाँ पे डिस्टेंस को स्मॉल डी मान लिया कि a से d तक की डिस्टेंस स्मॉल d है, और स्मॉल d डिस्टेंस जाने में उसको कुछ ना कुछ टाइम लग रहा होगा। तो सारे फ्लक्चुएशंस के बाद वो किसी टाइम t के बाद a से b तक पहुंच रहा होगा। तो यानी a से मोशन को स्टार्ट किया, देन अगेन यहाँ पे फ्लक्चुएशन कुछ आ रही है, बीच में स्पीड चेंज हो रही है, जिसकी वजह से वो t टाइम के बाद ये d डिस्टेंस कवर करके b पॉइंट पे पहुंच रहा है। तो इस कंडीशन में जो एवरेज स्पीड होगी, इस एवरेज स्पीड को हम लोग डिफाइन करेंगे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम इसलिए कहा गया है क्योंकि अभी हमने यहाँ पे वन डायरेक्शनल मोशन दिखाया है। अगर ये वन डायरेक्शनल मोशन ना होता, टू डायरेक्शनल मोशन होता या मल्टीपल डायरेक्शनल मोशन होता, तो वहाँ पे हमें स्पीड जो स्पीड एवरेज स्पीड टर्म जो मिलता वो सारे डिस्टेंसेस को समेशन करने के बाद मिलता। तो हमें टोटल डिस्टेंस वहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ती, एंड देन पूरी जर्नी में जो टाइम लग रहा है वो टोटल टाइम से हम उसको डिवाइड कर देते, तो हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाती। इसी तरह से अगर हम लोग टाइप्स ऑफ वेलोसिटी की बात करें तो 3 तरह की टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज हो सकती हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है थ्रू आउट द मोशन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल रिमेन कांस्टेंट, यानी यहाँ पे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम रहेगा। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि थ्रू आउट द मोशन किसी भी एक पॉइंट पे अगर वेलोसिटी चाहे वो डायरेक्शन वाइज चाहे वो मैग्नीट्यूड वाइज चेंज हो जा रही है, तो इस तरह के मोशन को हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रहा है तो जर्नी के एस्टिमेशन के लिए हमें एक एवरेज टर्म को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो हम लोग एक एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे। तो अगेन एवरेज वेलोसिटी जो होगा, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड के लिए हमें टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करना है, एवरेज वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम करना है। इसके अलावा हमें कोई भी फार्मूले को देखने की जरूरत नहीं है। हालांकि यहाँ पे कई सारे फार्मूले बन सकते हैं टोटल एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए, बट बेसिक फार्मूला हमारा यही है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करना है एवरेज स्पीड के लिए, एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम करना है एवरेज वेलोसिटी के लिए। इसके अलावा हमें कोई दूसरा फार्मूला देखने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज कंफ्यूजन बढ़ जाएगी। अगर हम यहाँ पे इतना डिस्कस कर चुके हैं तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे भी आ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एक्सेलरेशन। अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो ऑब्जेक्ट अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सपोज एक ऑब्जेक्ट है पॉइंट ए से किसी इनिशियल वेलोसिटी u से मोशन स्टार्ट करता है और कंटिन्यूसली उसकी वेलोसिटी में चेंज होते होते वो पॉइंट बी पर पहुंच रहा है, जहां पे उसकी वेलोसिटी v हो जा रही है। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में उसको कुछ टाइम t लग रहा हो, तो एक्सेलरेशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है उसको हम लोग डेल्टा v से रिप्रेजेंट करें, तो वो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन जो डिफाइन होगा वो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, या फिर इसके डेल्टा v की वैल्यू रख दें v माइनस यू डिवाइड बाई टी। तो हम लोग रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अगर फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव आ रहा है, एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव आ रहा है
तो इसका सीधा सा मतलब है कि डेल्टा वी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। टी तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे हमें टी को डिस्कस नहीं करना है। अगर ये डेल्टा वी पॉजिटिव है तो ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। तो डेल्टा वी पॉजिटिव कब हो सकता है? जब फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी। अगर फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा है, इनिशियल वेलोसिटी कम है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है किसी रेट से, वो रेट क्या होगा? ए होगा। वेलोसिटी जिस रेट से इंक्रीज करेगी वो एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पे ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, तो इसको हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे। अगर किसी भी वजह से ये ए की वैल्यू निगेटिव आ रही है, ए की वैल्यू निगेटिव कब आ सकती है? जब डेल्टा वी की वैल्यू निगेटिव आए। तो इसका मतलब है अगर ए निगेटिव है तो डेल्टा वी की वैल्यू निगेटिव होगी। अब डेल्टा वी की वैल्यू निगेटिव कब हो सकती है? जब इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से ज़्यादा हो। इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी किस रेट से डिक्रीज हो रही है? एक्सेलरेशन जितना है, ए रेट से वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो जब भी वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो इस तरह के मोशन को बोलेंगे रिटार्डेटेड मोशन। और इस तरह के एक्सेलरेशन को बोलेंगे, जब अगर एक्सेलरेशन निगेटिव है तो इसको बोलेंगे रिटार्डेशन। और अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली ये एक्सेलरेशन टर्म से ही डिफाइन होगा। तो इसका मतलब है कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो रिटार्डेशन होगा। अब यहाँ पे हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन को भी डिस्कस कर लेते हैं। इस चैप्टर के थ्योरेटिकल पार्ट का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग ग्राफ को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लोग कंसीडर कर लें, एक ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट ए से किसी इनिशियल वेलोसिटी यू से मोशन करना स्टार्ट कर रहा है और किसी डिस्प्लेसमेंट एस को कवर करने के बाद वो कोई पॉइंट बी पर पहुंच रहा है जिसकी वेलोसिटी वी है, और पूरा मोशन किसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से कवर हो रहा है और कुछ टाइम टी में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ऑब्जेक्ट पहुंच रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ए की वैल्यू कांस्टेंट यहाँ पे होनी चाहिए। इक्वेशंस ऑफ मोशन तभी वैलिड होंगे जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मोशन कर रहा होगा। अगर वो नॉन कांस्टेंट एक्सेलरेशन है यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो वहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट मान के चलेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे हम लोग ड्राइव करते हैं। हमें पता है बेसिक डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या था? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी वी माइनस यू डिवाइड बाई टाइम। टाइम कितना लग रहा है? टी। तो हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन की डेफिनेशन को अप्लाई कर दिया, तो ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए मल्टीप्लाइड बाई टी विल बी इक्वल्स टू वी माइनस यू और वी विल बी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अगर हम लोग सेकेंड इक्वेशन की बात करें, सेकेंड इक्वेशन के लिए हमें एवरेज वेलोसिटी के टर्म को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। एवरेज वेलोसिटी हमें पता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हो रहा है? एस। कितने टाइम में? टी। तो एक इक्वेशन एवरेज वेलोसिटी का ये हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। क्योंकि ये एवरेज टर्म है तो ये इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का मीन भी होगा। मीन यानी एवरेज ही होता है। तो अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी को दूसरी तरह से डिफाइन करना चाहें तो यहाँ पे हम लोग इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का मीन अगर निकाल दें तो भी हमें एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा। मीन निकालने के लिए दोनों वेलोसिटी का सम करके हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एस बाई टी इज इक्वल्स टू वी प्लस यू बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें या टी को इधर लेके चले जाएं तो एस विल बी इक्वल्स टू टी बाई 2 v प्लस यू। इक्वेशन 1 फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी t बाई 2 इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी प्लस यू और t बाई 2 इज इक्वल्स टू 2u प्लस ए टी। टी बाई 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एस इज इक्वल्स टू। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम क्या करें? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के दोनों साइड्स को होल स्क्वायर कर देते हैं तो v स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू
u प्लस ए टी होल स्क्वायर। इसको a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से ओपन कर दें तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर प्लस 2u ए टी। यू स्क्वायर को ऐसे ही रहने हैं, इसको ओपन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u ए टी। यहां से हम 2a कॉमन ले लेते हैं, तो 2a कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2a कॉमन लेने से या तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, उसके बाद फिर कॉमन लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करने पे ये टर्म में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये हम अब यहाँ से 2a इन दोनों टर्म से 2a कॉमन ले लेते हैं, तो 2a कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हाफ, 2 यहाँ से कॉमन हो गया तो ये बचा हाफ, a कॉमन हो गया तो ये हो जाएगा a टी स्क्वायर प्लस 2a यहाँ से कॉमन हो गया तो ये ut हो जाएगा। तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वेशन सेकंड से s के इक्वल है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं u स्क्वायर प्लस 2a, इस पूरे टर्म की वैल्यू इक्वेशन सेकंड से s पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2as v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये है एक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने डिस्कस कर लिया है। इस तरह से इस चैप्टर के थ्योरेटिकल पार्ट को हमने पूरा खत्म कर लिया है। इसके न्यूमेरिकल पार्ट और ग्राफिकल पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।